बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो भी चीज हम पढ़ रहे थे उसमें था आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर ही सारा का सारा स्टडी आपका डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे इसको क्लासिफाई करना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारा पहला कैरेक्टर होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे कि कैसे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे उससे कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे में अगर बात करें कि सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां एक सिंगल सेल का प्रोटोप्लाज्म सारी की सारे सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। सेलुलर एक्टिविटीज क्या भैया? तो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, देन लोकोमोशन एंड ऑल, सारा का सारा काम एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा, जिसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म में ही डिवीजन ऑफ लेवल हो चुका है। ये पहली बार कहां हुआ? तो प्रोटोजोआ में मिला है। प्रोटोजोआ आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां? तो प्रोटोजोआ में। एग्जांपल्स अमीबा, पैरामीशियम एंड इनसे कॉम्प्लेक्स कहां? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट टाइम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां मिला? तो स्पॉन्जेस में मिला, पोरीफेरा। एक बात बच्चों याद रखना है, मल्टी सेलुलर होते हैं पोरीफेरा, लेकिन इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि सब पोरीफेरा तो मल्टी सेलुलर हुआ, तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है? एक पॉइंट नोट करना है, पोरीफेरा मल्टी सेलुलर होते हुए भी ये ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं है, ये यू मेटाजोआ नहीं है। यू मेटाजोआ का मतलब होता है ट्रू मल्टीसेलुलर। यू मेटाजोआ नहीं है, यह है पैराजोआ, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। ये पैराजोआ आता है। तो पैराजोआ कंडीशन में इसको हम रखते हैं, ये ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं काउंट किया जाता है। मतलब कि इसमें आपको सेलुलर लेवल मिलेगा लेकिन आपको टिश्यू लेवल नहीं मिलेगा। इनसे एडवांस होंगे जो टिश्यू लेवल कंडीशन को पहली बार देखा जाएगा, वो मिलेगा आपको सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सिलेंट्रेट से एडवांस जाएंगे, टिश्यू लेवल से ऊपर जाएंगे, तो हमें मिलेगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम मिलेगा इन द केस ऑफ प्लैटीहेलिमेंथिस। प्लैटीहेलिमेंथिस फ्लैटवर्म्स को बोलते हैं, और उन्हें जो पहला ऑर्गन डेवलप किया उसे हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स के एग्रीगेशन से बनता है और ये पहला ऑर्गन हुआ। फ्लेम सेल्स को एक दूसरा नाम देते हैं सोलेनोसाइट्स। फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका शेप फ्लेम जैसा दिखता है, ये फ्लेम जैसा विजिबल होते हैं। ऑर्गन लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल कई ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम लाते हैं। तो पहली बार एनिमल किंगडम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिला? तो एस्कीहेलमिन्थिस में। बच्चों याद रखना, एस्कीहेलमिन्थिस में पहली बार मिला। इसके बाद जितने भी फाइलम्स आएंगे उनमें सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम कंफ्यूज करते हैं, सर क्या एस्कीहेलमिन्थिस में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा? होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ बात किया जा रहा है पहली बार, सबसे कॉम्प्लेक्स कहां मिला सबसे पहली बार? तो आप बोलोगे एस्कीहेलमिन्थिस में। आप बोलोगे सेलुलर लेवल सबसे पहले कहां मिला? तो प्रोटोजोआ में मिला। क्या बोला जा सकता है कि एस्कीहेलमिन्थिस में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा? नो, ऐसा नहीं है। इनमें प्रोटोप्लाज्मिक भी होगा, सेलुलर भी होगा, टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हो गया हमारा सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप उसके बॉडी एक्सिस के थ्रू किसी प्लेन ऑफ डिवीजन को पास करवाएं और उसकी बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई ऑब्जेक्ट बीचों बीच काटने से बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। सिमिट्री अब दो तरह की होती है। अगर मैं बात करूं, सिमिट्री दो तरह की होती है, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें और वो इरेगुलर शेप का हो, कोई स्टोन, कोई पेबल, जिसे आप काटने की कोशिश करो और वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के एग्जांपल के साथ देखेंगे, मैक्सिमम द मेंबर्स ऑफ यूनिसेलुलर फाइला, दैट इज प्रोटोजोआ, एंड मैक्सिमम members of porifera are asymmetrical. Symmetrical क्या होंगे? तो सिमेट्रिकल वो
जिनको बीचों बीच से काटा जाए तो दो बराबर हिस्सों में बटेंगे। The organisms which are divisible into two equal halves through their body axis to any plane, किसी भी प्लेन के थ्रू। प्लेन क्या होता है ये हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं, अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ अब हम सिमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री, दूसरी रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है और इस ऑब्जेक्ट को आप बीचों बीच कट करो और आपको टू इक्वल हाफ मिल जाए, इसे हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल प्लेन्स में कट करो और हर बार आपको टू इक्वल हाफ्स मिले, इसे हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। रेडियल सिमेट्री, जैसे मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल के कैप को हटा देते हैं, विदाउट कैप देखेंगे। अगर विदाउट कैप इसे देखें तो बीचों बीच ऐसे कट किया, टू इक्वल हाफ मिले, ऐसे कट किया, टू इक्वल हाफ मिले, ऐसे कट किया, टू इक्वल हाफ मिले। तो मोर देन वन प्लेन्स में ये दो हिस्सों में बटेगा, इसे हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास एक रिमोट है, इस रिमोट में अगर मैं इसे बीचों बीच यहां से कट करूं, ये प्लेन है रहे, तो क्या ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा? यस। क्या उसके बाद दूसरे प्लेन्स में डिवाइड होगा? ये नहीं होगा। एक से ज्यादा प्लेन में ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। सो दिस वन इज बाइलैटरल, एक प्लेन में डिवाइड हो और जो दो हाफ मिलेंगे उन्हें लैटरल हाफ बोलेंगे। जैसा कि हमारे बॉडी को बीचों बीच ऐसे कट करने पे टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इन टू इक्वल हाफ्स को हम बोलेंगे लैटरल हाफ्स, और लैटरल हाफ्स के कारण दो लैटरल हाफ हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम बाइलैटरल। इसलिए हम बोल रहे हैं बाइलैटरल। नाउ कम्स रेडियल सिमेट्री एंड बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के दो टाइप्स आपको मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री दो हिस्सों में बटेगा। पहला होगा, जैसे हम बात करेंगे रेडियल सिमेट्री के पहले हिस्से में हम बात करेंगे बाई रेडियल और दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम पेंटा रेडियल। बाई रेडियल का एग्जांपल आपके सामने है फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा का एक मेंबर यहाँ दिखाया है मैंने। ये टीनोफोरा का मेंबर जैसे आप देख रहे हो, इसकी बॉडी एक स्फेरिकल शेप होती है। स्फेरिकल शेप में दो टेंटिकल्स निकले रहते हैं। बॉडी पर 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स होते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये पहला प्लेन ऑफ डिवीजन रहा, फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन। ये रहा दूसरा प्लेन ऑफ डिवीजन। इसे समझते हैं हम दूसरे। अगर सपोज बात करें कि ये टीनोफोरा के बॉडी का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर मैं दो टेंटिकल्स लगा दूं, ये दो टेंटिकल्स कुछ ऐसे रहे। दो टेंटिकल्स के साथ इसकी बॉडी रेडियल नहीं रही, बाई रेडियल हो गई। रेडियल के अंडर में ही आएंगे। अब इसे हम बाइलैटरल भी नहीं बोलेंगे। अगर हम बीचों बीच कट करते हैं ऐसे तो दो हिस्से मिले। क्या इससे ज्यादा प्लेन में डिवाइड हो सकता है? हाँ, एक प्लेन और रहा। पेन के ऊपर से मैं अगर इसे डिवाइड करूं तो ये और दो हिस्सों में बराबर बराबर बटेगा। जिसे हम बोल देंगे कि ये मैक्सिमम टू प्लेन्स में कट हो रहा है, मैक्सिमम टू प्लेन्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे बाइलैटरल सिमेट्री में, बाइलैटरल में वन प्लेन में कट होगा, बाई रेडियल में टू प्लेन। याद रखना, रेडियल का मतलब होता है मोर देन वन, बाइलैटरल का मतलब होता है ओनली वन। अब एक से ज्यादा और लिमिटेड टू टू रहे तो इसे हम बोलेंगे बाई रेडियल। अगर ये मैक्सिमम 5 रहे, तो बोलेंगे पेंटा रेडियल। जैसा कि आप देख सकते हो स्टारफिश में ये फर्स्ट प्लेन रहा, ये सेकंड प्लेन, ये थर्ड प्लेन, ये फोर्थ प्लेन, ये फिफ्थ प्लेन। तो 5 प्लेन में आप स्टारफिश की बॉडी को डिवाइड कर सकते हो। तो स्टारफिश कैसा हो गया? पेंटा रेडियल। स्टारफिश पेंटा रेडियल। फिर अगर हम अगली स्लाइड पे चलें तो कुछ और एग्जांपल के साथ इसी चीज को समझ सकते हैं। एसिमेट्रिकल एग्जांपल, जैसा मैंने बोला था कि एसिमेट्रिकल में स्पॉन्जेस, पोरीफेरा के मेंबर ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। रेडियल मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड होंगे, 1 2 3 4 5 मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड हो सकते हैं, मोर देन वन। बाइलैटरल ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड होगा बॉडी, एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड नहीं होगा। आगे की कहानी समझते हैं फिर अगले एग्जांपल्स के साथ। रेडियल वही डेफिनेशन के साथ है। रेडियल सिमेट्री उस सिमेट्री को बोलते हैं जहां बॉडी मोर देन वन प्लेन्स में डिवाइड हो और ये प्लेन बॉडी के एक्सिस से गुजरना चाहिए। जैसा कि आपको अभी ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये जो आपको प्लेन दिख रही है इसे हम बोलेंगे बॉडी प्लेन। ये हो गई डिवीजन का बॉडी प्लेन। इस बॉडी प्लेन में अगर हम बात करें तो जितनी भी
प्लेन्स बॉडी से जा रही हैं, वो बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही हैं, इसे हम बोलेंगे कि बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिविजिबल है मोर देन वन प्लेन में, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल हो जाएंगे फाइलम पोरीफेरा के कुछ मेंबर्स, सिलेंट्रेटा के मेंबर और टीनोफोरा के मेंबर एंड इकाइनोडर्मेटा के मेंबर। बेटा याद रखना जो एग्जांपल्स मैंने बोला, few members of Porifera, maximum members of Coelenterata, members of Ctenophora and the members of Echinodermata। बायलेटरल सिमेट्री में क्या आ जाएंगे, जैसे हमारी बॉडी, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रॉन की बॉडी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिखाया गया, ये बायलेटरल है, एक से ज्यादा इनकी बॉडी को प्लेन्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायलेटरल के बाद से कुछ एग्जांपल्स हमारे पास एसिमेट्रिकल की। स्पॉन्जेस की बॉडी देख सकते हो, ये एसिमेट्रिकल है, किसी भी प्लेन से इक्वल डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन दूसरा एग्जांपल स्पॉन्जेस का ही, ये एसिमेट्रिकल है, ये किसी भी प्लेन से इक्वल डिवाइड नहीं होंगे। ये एक स्पॉन्ज ही है लेकिन ये कॉलोनी है और उनमें एक एक मेंबर ये आपको दिख रहा है। इस कॉलोनी को हम बोल रहे हैं ल्यूकोसोलेनिया। ये सिमेट्रिकल स्पॉन्जेस होते हैं, रेडियल सिमेट्री इनमें होती है, रेडियल सिमेट्री मिलेगी इनमें आपको। जो स्पीसीज आप देख रहे हो ये है ल्यूकोसोलेनिया और इसके साथ साथ ये स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज भी है। तो दो चीजें हमने सीखी यहाँ पे कि ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है और ल्यूकोसोलेनिया के पास रेडियल सिमेट्री मिलेगी। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल याद रखना है आपको, साइकोन। साइकोन सिंपलेस्ट स्पॉन्ज है और सिंपलेस्ट स्पॉन्ज के साथ साथ ये भी रेडियल सिमेट्री रखता है। तो दो एग्जांपल हमने सीखे, साइकोन एंड ल्यूकोसोलेनिया विथ रेडियल सिमेट्री। जब हम पोरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे इन दोनों एग्जांपल्स को फिर एक बार वहां पे देखेंगे। बच्चों एक चीज और सीखते हैं इसी स्लाइड में, इसी पार्ट पे, कि ल्यूको क्यों नाम पड़ा है। ल्यूको मीन्स व्हाइट और आप देख सकते हो कि इस स्पंज का कलर व्हाइट है, इसलिए इसे बोलते हैं ल्यूकोसोलेनिया। यहाँ आपने देखा कि बाइरेडियल सिमेट्री के लिए बाइरेडियल सिमेट्री दिखाता हुआ एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, दैट इज टीनोफोरा का मेंबर। टीनोफोरा के मेंबर में बॉडी स्फेरिकल रह सकता है, सिलेंड्रिकल रह सकता है, दो टेंटिकल होने के कारण बॉडी दो से ज्यादा प्लेन में डिविजिबल नहीं होगा, तो मैक्सिमम 2 प्लेन्स। और बात करेंगे हम स्टारफिश में तो मैक्सिमम 5 प्लेन्स। तो ये हो गया पेंटारेडियल, ये हो गया बाइरेडियल। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जर्म लेयर्स। क्या होते हैं जर्म लेयर्स? जर्म लेयर पढ़ने से पहले थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम सीखते हैं। यहाँ आपको एक जाइगोट दिख रहा है, जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। जब ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके बनाएगा 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4 सेल स्टेज, 4 सेल से 8 सेल स्टेज। 8 to 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मॉरुला। मॉरुला के बाद डिवीजन और आगे बढ़ता है और ये बनाता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद डिवीजन और आगे बढ़ता है और सेल्स में डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है, सेल्स माइग्रेट करना शुरू करते हैं, सेल बॉडी को बनाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं हम गैस्ट्रूला और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रूलेशन। तो गैस्ट्रूलेशन एक प्रोसेस है और गैस्ट्रूला एक स्टेज है। तो क्या क्या सीखा हमने? मॉरुला, मॉरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रूला, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रूला। ये चीजें बाद में आपको एम्ब्रियोलॉजी में फिर दोबारा मिलेंगी। फिर रिटर्न आते हैं, हम क्या पढ़ना शुरू किया था हमने? हमें मिला मॉरुला, मॉरुला से एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना जिसे हम बोल रहे हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को अगर हम कट करके देखें तो एक हॉलो स्पेस दिख रहा है जिसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। इस कैविटी को बोलेंगे हम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील के एक साइड के सेल्स कुछ इन्वेजिनेशन शुरू करेंगे। इन्वेजिनेशन का मतलब यहाँ होगा बच्चों, ये मूव करना शुरू करेंगे, एक डायरेक्शन में भीतर की तरफ जाना शुरू करेंगे। जैसे ही ये इन्वेजिनेट करेंगे तो 2 लेयर्स का एक रूप मिलेगा, 2 लेयर्स का एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको और ये 2 लेयर्स के स्ट्रक्चर में बाहर का लेयर कहलाएगा एक्टोडर्म और भीतर का लेयर कहलाएगा एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जब ये पूरा का पूरा माइग्रेशन सेल्स का कंप्लीट हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही है इसमें आपको एक्टोडर्म मिलेगा, एंडोडर्म मिलेगा, भीतर एक नई कैविटी बन गई है जिसे हम बोलेंगे आर्केंटेरॉन। जिसे हम बोलेंगे आर्केंटेरॉन। आर्के इंटेरॉन, आर्के मीन्स ओल्ड, इंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन, ओल्ड इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली ये ओल्ड इंटेस्टाइन नहीं है, ये हमारा प्रिमिटिव इंटेस्टाइन है। प्रिमिटिव इंटेस्टाइन का मतलब क्या? जब हमारी बॉडी बन रही थी उस समय का ये इंटेस्टाइन है और यही एग्जैक्टली अगर बात करें तो यहाँ एक ओपनिंग बन रही है और इस ओपनिंग को बोल रहे हैं ब्लास्टोपोर।
तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ब्लास्टोसील कैविटी है, एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, आर्केंटेरॉन है, ब्लास्टोपोर है, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गैस्ट्रूला, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गैस्ट्रूला। उसी डायग्राम को दोबारा इसे समझते हैं हम लोग। हमारे पास ब्लास्टूला में हॉलो कैविटी, ब्लास्टोसील के एक डायरेक्शन से इन्वेजिनेशन स्टार्ट हुआ, इन्वेजिनेशन के बाद से दो जर्म लेयर्स हमें मिले, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। बीचों बीच में एक कैविटी जिसे हम बोल रहे हैं आर्केंटेरॉन, एक ओपनिंग जिसे हम बोल रहे हैं ब्लास्टोपोर इन फ्यूचर इधर माउथ बनेगा या एनस बनेगा। इस पॉइंट को याद रखना बेटा, इधर माउथ बनेगा या एनस बनेगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर बात करते हैं, ये रहा एक्टोडर्म, ये रहा इंडोडर्म। बीचों बीच में एक स्पेस बना है जिसे हम बोलेंगे नॉन सेलुलर स्पेस मीजोग्लिया, नॉन सेलुलर स्पेस मीजोग्लिया। यहाँ पे ये सेल्स का नहीं रहेगा, यहाँ पे नॉन लिविंग एरियाज रहेंगे, नॉन लिविंग पार्ट रहेगा, इसे हम बोलेंगे मीजोग्लिया। आगे की तरफ बात करेंगे, गैस्ट्रोला स्टेज शायद आपको समझ में आ गया हो। तो कितने जर्म लेयर्स बने हैं हमारे पास, 2 जर्म लेयर्स। तो इस समय इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर, और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर से जो एनिमल बनते हैं उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अगर मैं डायग्राम को यहाँ से बीचों बीच से कट करूं तो हमें मिलेगा कुछ, यहाँ एक राउंड स्ट्रक्चर, यहाँ मिलेगा एक राउंड स्ट्रक्चर, अगर बीचों बीच से क्रॉस सेक्शन ले तो क्यों ना हम इस डायग्राम को कुछ ऐसा पढ़ें, यहाँ बाहर की तरफ आउटर, ये भीतर की तरफ इनर, एक्टोडर्म इंडोडर्म, एक्टोडर्म बाहर, इंडोडर्म भीतर, बीच में व्हाइट वाला एरिया जो कि सेल नहीं है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कहलाएगा मीजोग्लिया। फिर कंडीशन को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ कंडीशन है ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म भी आ गया है, और भीतर की तरफ है इंडोडर्म। ये एरिया कहलाएगा गट, और जिसे आप पढ़ के आए आर्केंटेरॉन और गट। यहाँ बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा जर्म लेयर मिल गया मीजोडर्म। तो हमारे पास 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, कंडीशन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो अब बात करेंगे कि फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, ये दोनों कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक, जो कि मैंने पहले मार्क किया था, आपको बताया था, ये हो गए डिप्लोब्लास्टिक। फिर फाइलम स्टार्ट करेंगे तो प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा, ये हो जाएंगे प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा के फाइलम हो जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन प्लैटीहेलमिन्थिस से आपको मिल जाएगा कॉर्डेटा।